पीछे हो जाओ भाई, मीडिया के लोगों। किसने कह दिया तुम्हें बिल्कुल सामने खड़े होकर बनाते? पीछे हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तमाशा देखने के लिए या पुलिस के लोग बड़े पैमाने पर हैं। मेरी हर बार इनसे झगड़ा इसलिए रहता है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि कमजोरों पे जुल्म हो रहा है और ये मजबूरी में सरकार के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए मेरा इनसे झगड़ा रहता है। मेरा झगड़ा इनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये मजबूरी में सरकार के इशारे पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनके काम से जनता को तकलीफ होती है, इसलिए मैं इनसे झगड़ा करता रहता हूं। लेकिन इनको भी नहीं पता कि कब ये सरकार जो सेंटर बैठे इनको प्राइवेट कर देगी, इनको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। जब मैं विधानसभा चुनाव में यहां आया था, 3 महीने बीत गए तो जोर जोर से मेरे आते ही नारे लगाए जाते थे, बोलिए राम सा पीर की। हाँ, मैं भी बड़ा सुनता था, मुझे भी आदत हो गई थी पिछले चुनाव में आपके साथ ही। बोलिए तेजाजी महाराज की। हाँ, फिर मुझसे किसी ने जाके पूछा कि ये नारे क्या है, तो मैंने बताया कि भाई वहां जो है, वहां के जो कुल देवता है उनके नारे, व्यवस्था बना के अलग अलग जातियों में अलग अलग कुल देवता है, उनके नारे लगा के ही वो सारे काम शुरू करते हैं। मैं जोधपुर की इस पावन धरती पर यहाँ उपस्थित हक वंचित समाज के सभी पहरेदारों का स्वागत करता हूं। आप वो योद्धा हैं जिन्होंने मेरी एक आवाज पे हमेशा इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। पीछे हो जाओ भाई, मीडिया के लोगों। किसने कह दिया तुम्हें बिल्कुल सामने खड़े होकर बनाते? पीछे हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तमाशा देखने के लिए। जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी तब तब मैंने आपको आवाज लगाई, जब जब यहाँ समाज पर मुसीबत पड़ी तब तक आपने हुंकार भरी और पूरे देश को बताया कि आप कमजोर नहीं। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता। 19 तारीख को हमारा चुनाव खत्म हुआ। 19 तारीख से पहले मैंने किसी तरफ नहीं देखा क्या हो रहा, क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान था वो चुनाव पे था, जिस चुनाव में मुझे रिजल्ट देकर आपकी आवाज को दिल्ली पहुंचाना। फिर मैंने अनिल जी से और सतपाल जी से, जो कि मेरे साथ ही वहां मेहनत कर रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप वहां क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 3-4 साथी हमारे हिम्मत करके लड़ रहे हैं। मैं तो हिम्मत मानता हूं कि जहां सब पैसे वाले लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धन्ना सेठ लड़ रहे हैं, वहां हमारे तो गरीब कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं। भारत की राजनीति को मैं इस तरह समझ पाया हूं कि जिन उद्देश्य के लिए लोकतंत्र आया था वो कहीं ना कहीं छिप गया है। लोकतंत्र का उद्देश्य ये था कि राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, पैसे वाले लोग राज करते थे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई संविधान के जरिए कि जनता का एक पैसा खर्च नहीं होता वोट देने में, लेकिन वो अपने वोट से अपना भविष्य बना सकती है, अपनी किस्मत बदल सकती है, अपनी समस्याओं को खत्म कर सकती है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त कर सकती है, और तो और वो भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकती है, अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, विकास के रास्ते खोल सकती है। लेकिन जो लोग लंबे समय से सत्ता में बैठे थे वो इसे कैसे बर्दाश्त करते, तो उन्होंने इस राजनीति में पैसा, बहुत बुरी तरह पैसा डबो दिया। क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़के आया तो मैं समझता हूं कितना पैसा खर्च होता। आज एक गरीब के बेटे की हैसियत नहीं कि वो चुनाव लड़ ले, बहुत पैसा खर्च होता है। और उन्होंने जनता को भी इस तरह तैयार कर दिया कि जनता भी उम्मीद लगा के बैठती है कि चुनाव आया तो कुछ मेला आया, कुछ मिलेगा। असल में हम लोग वोट की ताकत को समझ ही नहीं पा रहे कि वोट है क्या। वोट हथियार, जिस हथियार के जरिए आप अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं।
संविधान ने आपको दो ताकतें दी, पहली एजुकेशन और दूसरी वोट। जो पढ़े लिखेगा वो सही गलत को समझ पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो आगे बढ़ पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, कलेक्टर, तमाम तरह के पदों पर जा सकता है। सरकारी व्यवस्था में, प्राइवेट व्यवस्था में भी प्राइवेट नौकरियों में आ सकता है। और जो पॉलिसी बनाने का काम है वो वोट के जरिए होगा कि जिनके पास जिनकी वोट की ताकत बनेगी वो विधानसभा और लोकसभा में बैठ के पॉलिसी बना के अपने लोगों का हित कर सकते हैं और अपने प्रदेश का, क्षेत्र का हित कर सकते हैं। कैसे? इस बात को समझो, जो लोग स्टेट में सरकार में बैठे वो पॉलिसी बना दे कि हर तरह की पढ़ाई मुफ्त होगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो गांव में रहने वाले किसान मजदूर का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज आराम से बन सकता अगर वो पॉलिसी बना दे। लेकिन पॉलिसी तो नहीं बनी ना। पॉलिसी तो ये है, अगर एमबीबीएस करनी है, गवर्नमेंट की सीटें तो बहुत कम है, प्राइवेट में जाओगे तो 1.5-2 करोड़ रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा। इसका मतलब एजुकेशन में बराबरी नहीं। हेल्थ सेक्टर में अगर पॉलिसी बन जाए कि किसी भी तरह की बीमारी हो, सबका इलाज गरीबों के लिए मुफ्त होगा या बहुत कम दामों पे होगा, जैसे सरकारी अधिकारियों को, नेताओं को सुविधा मिलती है ऐसी मिलेगी। अगर पॉलिसी बन जाए तो हर व्यक्ति को आसानी से इलाज मिल सकता है। लेकिन पॉलिसी तो नहीं है। पॉलिसी तो ये है कि अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बने और गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल, जिन सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं, दवाइयां नहीं, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, सरकारें कहती है कि हमने इतने अच्छे हॉस्पिटल बना दिए गरीबों के लिए, जनता के लिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्कूल इतने अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हो? आप अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में क्यों पढ़ाते हो? आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते जिन स्कूलों को आप जनता के लिए बना के खड़े किए आपने? क्या तो ये स्कूल अच्छे नहीं है, या फिर आपने झूठ बोला है जनता से कि हम आपके लिए अच्छी व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं? अच्छा तब होगा जब कलेक्टर का बेटा, मंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, विधायक जी का बेटा, डीएम का बेटा, एसएसपी का बेटा, सीओ, थानेदार का बेटा भी उस स्कूल में पढ़ेगा जहां मजदूर का बेटा पढ़ता है, जहां किसान का बेटा पढ़ता है। एक चेयर पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, दूसरी चेयर पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, तब जाके मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसी तरह से जहां मंत्री जी का इलाज हो रहा है, उनके परिवार का इलाज हो रहा है, अधिकारी के बच्चों का इलाज हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है, उन्हीं अस्पतालों में गरीबों के बच्चों को भी इलाज की व्यवस्था होगी। मुझे लगता है तब जाके बदलाव आएगा। मेरे कहे से पिछली बार आपने जो पिछली सरकार ने अपराध किया था उसको तो सजा दे दी, लेकिन मैंने आपको उसको सजा देने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको अपनी ताकत बनाने के लिए कहा। आपने उस सरकार की गलतियों को सजा देने के लिए दूसरे लोगों को मौका दे दिया, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि दूसरे लोगों को मौका मत दो, आप आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दो। तब हमारा एलपी से गठबंधन था, आपने 14.5 लाख वोट हमें दिए, लेकिन सीटों में आपने हमें इतनी मदद नहीं की। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब जो सेंटर में सरकार है उसको बदल के अगर आप दूसरी सरकार लाना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उस सरकार के साथ साथ आपके लोग भी जीत के पार्लियामेंट जाए और आपके क्षेत्रों के लिए बोले। क्या आपके क्षेत्रों में रोजगार की समस्या नहीं है? बताओ मुझे, आप उठा के, है या नहीं है? है? क्या आपने कभी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना पार्लियामेंट में कि उसने कहा हो कि साहब हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हो सके? कभी सुना आपने 5 साल में? आपके यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल है क्या? बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? बताओ, बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? क्या आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना कि भाई हमारे क्षेत्र में हायर सेंटर नहीं है, गरीबों के इलाज के लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल बनने चाहिए? कभी सुना आपने? जाने के आपकी समस्या आपके नेताओं की समस्या नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि इस वोट का सही इस्तेमाल करो, डरो मत, जीवन में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट करो और वोट की ताकत बनाओ। जब तक आप वोट की ताकत नहीं बनाओगे तब तक आप कुचले जाओगे, तब तक ये ताकतवर लोग आपका तमाशा देखते रहेंगे। और आप अपने मन से पूछ के बताओ, मैं वहां से यहां तक देख रहा था, क्या है आपके क्षेत्रों में जिन पे आप गर्व करके कहो कि यहां बहुत बदलाव। एक जहां तक मैं मानता हूं, यहां पत्थर का काम है इस क्षेत्र में। आपको मजबूरी में वो पत्थर का काम भी आपके पास नहीं है मेरे लोग। आप वहां लेबर का काम तो कर सकते हो या गाड़ी चला के उसको ढोने का काम कर सकते हो, आप उसमें मालिक नहीं हो। आपको अगर तरक्की देखना चाहिए तो सरकारी सिस्टम को बचाना पड़ेगा और सरकारी सिस्टम में ही आप नौकरियों पर जाके पहला परिवर्तन कर सकते हो और उसके बाद अपनी वोट से ताकत बना के दूसरा परिवर्तन कर सकते हो। जब तक आपके बीच के लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे आपकी जिंदगी बदलाव नहीं होगा। या पुलिस के लोग बड़े पैमाने पर हैं, मेरी हर बार इनसे झगड़ा रहता है। झगड़ा इसलिए रहता है कि मैं जब भी यहाँ आता हूं तो देखता हूं कि कमजोरों पे जुल्म हो रहा है और ये मजबूरी में सरकार के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए मेरा इनसे झगड़ा रहता है। मेरा झगड़ा इनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये मजबूरी में सरकार के इशारे पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनके काम से जनता को तकलीफ होती है, इसलिए मैं इनसे झगड़ा करता रहता हूं। लेकिन इनको भी नहीं पता कि कब ये सरकार जो सेंटर बैठे इनको प्राइवेट कर देगी, इनको भी नहीं पता। इनको भी नहीं पता कब इनकी नौकरी इनसे छीन ली जाएगी। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, हो सकता है कल इनके बच्चों को भी नौकरी ना मिले। ये भी धंधा सेठों के बेटे नहीं है, ये भी किसान मजदूर के बेटे हैं। किसी नेता का बेटा जो है सरदार नहीं बना है, सिपाही नहीं बना है, सच्चो नहीं बना है, दरोगा नहीं बना है, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं बना। ये सब लोग वही हमारे बीच से निकल के आए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश को बचाने का समय आ गया है, लेकिन बचेगा तब जब आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे। आपने पिछली सरकारें भी देखी, उन्होंने भी आपके साथ धोखे के अलावा कुछ नहीं किया और जो आज की सरकार है वो भी धोखा कर रही है। आप इनको बदलने के चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी ताकत बनाओ। आप जितने नौजवान यहाँ बैठे हो, जितने जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हो, आप पे कल का दिन है। हमने बहुत तेजी से वहां काम किया। 40-40 साल 50-50 साल पुरानी पार्टियों को दांत खट्टे कर देने का काम किया। उनकी रैलियों में भीड़ तक नहीं जुट पाई। मैं तो समझता हूं क्योंकि हमने इतनी मेहनत की और लोगों को विश्वास पैदा किया कि हमें मौका दो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये आनंद नहीं है चंद्रशेखर आजाद, ये यहां का चंद्रशेखर आजाद है, आपके जोधपुर का चंद्रशेखर आजाद। इसको मौका दो। आप इसको अगर आनंद समझ के चुनाव लड़ाओगे तो बात नहीं बनेगी। आप इसको समझो कि आप खुद आनंद हो और अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करो और अपने फोन का प्रयोग करो। अपने रिश्तेदारियों में साथियों को फोन करो, गांव में जाओ, दूसरे लोगों से जिनको वोट देके सरपंच बनाते आए, जिला परिषद का मेंबर बनाते आए, उनसे भी कहो कि अगर आप भविष्य में हमारी वोट चाहिए तो फिर हमें वोट देना सीखो। और वो तभी होगा जब आप अपने मन में निष्ठा पैदा करोगे कि आनंद चुनाव नहीं लड़ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हो। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मुझे बहुत जानकारी नहीं कि आनंद ने चुनावी मेहनत कैसी की इस क्षेत्र में, मगर मुझे पता है कि आनंद ने हमेशा जब भी किसी पर जुल्म हुआ यहाँ शेर की तरह दहाड़ लगाने का काम किया, उनकी आवाज उठाने का काम किया। ये मैं जानता हूं भीम आर्मी के लोग मैंने भरा। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर यहाँ मंच पर बैठे हैं, भाई जितेंद्र अटवाल जी, अमरचंद हरसोलिया जी, भाई प्रेम जी, भाई मुकेश जी, भाई गोवर्धन जी, भाई अनिल जी, भाई सतपाल जी, बहुत ही सीनियर लीडर हमारे यहाँ बैठे। और मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में साबित कर दिया, उनको राजनीतिक क्षेत्र में साबित करना है। बहुत बारीक से हम पीछे रह गए इस बार, वरना विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व होगा, हमारा एमएलए होते हमारे इस बार विधानसभा में, जो आपके क्षेत्रों के लिए, आपके हकों के लिए लड़ते। बहुत नजदीकी से हम लोग चूक गए, लेकिन आप मत चूको। मैं बहुत जल्द काम निपटा के फिर आऊंगा राजस्थान, आपके बीच में लगातार मेहनत करूंगा, आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और आपके सुख दुख में मैंने भी 3 महीने आपसे इसलिए दूरी बना के रखी कि कहीं ना कहीं आपने मेरे हिस्सेदारी में कटौती की। आपने जो वोट मुझे मिलना चाहिए था, आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को मिलना चाहिए था, मुझे ना देके आपने दूसरे लोगों को दे दिया। मैं आपको समझा रहा था कि दूसरे लोगों को दोगे तो ये वोट लेके घर में बैठ जाएंगे, फिर 5 साल आप पछताते रहना
कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन फिर आपको मौका मिल गया है, इस बार अपनी वोट को बर्बाद मत करना, इनके चक्कर में मत पड़ना। एक एक वोट केतली के निशान पर डालकर मेरे आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और आनंद भाई के हाथों को मजबूत करना। और यही पड़ोस के क्षेत्र से, बाड़मेर से मेरे छोटे भाई प्रभु दयाल चुनाव लड़ रहे, मैंने इनको भी बुला लिया क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन था। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम पे कम साधन है तो सरकार हमें कहेगी कि भाई चंद्रशेखर आप 1 महीना बाद तक प्रचार कर लेना, दूसरी पार्टी में तो बहुत हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है, वो तो जल्दी जल्दी प्रचार कर लेंगे, आप बाद में कर लेना, ऐसा तो नहीं है भाई। उतना ही समय तो